बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लाई चेन 4.0 ये पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन है। जैसे बताया कि 4 किस्म के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए और सप्लाई चेन का तल्लुक चूँकि इंडस्ट्री से है, जो भी सप्लाई चेन मैनेज होनी है वो किसी इंडस्ट्री की होनी है कि जिसमें सोर्सिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन और सेल तक एक प्रोडक्ट ट्रैवल करती है। तो जिस जगह ये प्रोसेस होगा वहाँ पे सप्लाई चेन भी होगी, और ख़ास उसका नाम सप्लाई चेन हो या ना हो, लेकिन प्रोसेस वही चल रहा होगा। सोर्सिंग से लेके कंज्यूमर तक चीज़ को किस तरह से कम कीमत में, गुड क्वालिटी में और मिनिमम टाइम में पहुंचाना है। यानी सप्लाई चेन के 3 ही पर्पज़ हैं। ख़ास वो सप्लाई चेन फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दरमियान इम्प्लीमेंट हो रही हो जब उसका नाम सप्लाई चेन था ही नहीं, या सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दरमियान हो रही हो जब उसका सप्लाई चेन नाम था ही नहीं, या थर्ड जब सप्लाई चेन एग्जिस्ट कर रही थी और थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो तब भी प्रोसेस सेम चल रहा था। अब भी अगर हम इसको सप्लाई चेन 4.0 कह रहे हैं तो जो सप्लाई चेन का बेसिक प्रोसेस है वो सेम है। वही सोर्सिंग से लेके कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाना, और उसका जो पीछे पर्पज़ है कि सप्लाई चेन क्यों इम्प्लीमेंट की जाती है, वो 3 बेसिक पर्पज़ हैं कि कॉस्ट कम से कम रखनी है, टाइम कम से कम रखना है कि जिसमें सारा प्रोसेस हो जाए, और कस्टमर को एक ऐसी चीज़ अवेलेबल हो जो आप बना रहे हैं जिसको वो रिपीट ऑर्डर में डाल दे, जिसको वो कंज्यूम करने के बाद कह के नेक्स्ट जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसी प्रोडक्ट को या इसी ब्रांड को दोबारा से ख़रीदूँगा। तो अगर ये तीनों चीज़ें पूरी हो रही हो तो इसका मतलब कि आपकी जो सप्लाई चेन है वो बेस्ट इम्प्लीमेंट हो रही है। ये जस्ट रिकॉल के लिए आपको थोड़ा बता दिया था। तो अब ये कंटिन्यूशन है पिछली वीडियो के जिसमें बताया था कि जी 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए। तो जब भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो उसका इम्पैक्ट सप्लाई चेन के ऊपर भी पड़ता है। फर्स्ट रेवोल्यूशन में पानी से और स्टीम से मशीनें चलाई गई। इससे पहले मशीन होती नहीं थी, यानी मशीन को चलाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। तो जो फर्स्ट 1780 के टाइम पे मशीनें बनाई गई वो स्टीम से मशीनें चलती थी, और स्टीम पानी से जनरेट होती है। तो इसको हम कहते हैं कि पानी और स्टीम की वजह से जो मशीनें चलाई गई और बनाई गई उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 कहते हैं। फिर सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, उससे मशीनें चलना शुरू हो गई। फिर थर्ड में इंटरनेट आ गया जिसने कि मशीनों को डाटा के साथ लिंक कर दिया। और फोर्थ जो है वो मशीन टू मशीन जो डाटा है वो कम्युनिकेट होना शुरू हो गया। अब ये जो थर्ड और फोर्थ रेवोल्यूशन आया इंडस्ट्री में, ये इंटरनेट की बेस पे आया, और इंटरनेट ने सप्लाई चेन को भी इम्पेक्ट किया। चूँकि इंडस्ट्री चेंज हुई तो ज़ाहिर है सप्लाई चेन भी चेंज होगी, तो सप्लाई चेन के लिए भी नए नए चैलेंजेस आएंगे। तो जो थर्ड और फोर्थ रेवोल्यूशन है इंटरनेट की वजह से आया, उसमें देखते हैं कि इंटरनेट क्या है। जो फोर्थ रेवोल्यूशन है जिसको हम सप्लाई चेन 4.0 कह रहे हैं, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो बेस है वो इंटरनेट है। अब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट किसने इन्वेंट किया, इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट का कौन मालिक है दुनिया में, क्या इंटरनेट कभी बंद हो सकता है? जैसे नया सुएज बंद हो गई और 30 दिन तक सप्लाई चेन डिस्टर्ब रही, तो क्या इंटरनेट दुनिया में ख़त्म हो सकता है, बंद हो सकता है कि पूरी सप्लाई चेन फिर से प्रॉब्लम में आ जाए? तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको उस वक्त क्लियर होंगे जब आप इंटरनेट को जानते होंगे कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट को देखते हैं कि इंटरनेट किसी की मलकियत नहीं है, यानी दुनिया में कोई भी एक सिंगल पर्सन इसका मालिक नहीं है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल को देखें कि ये ड्रिंक्स बनाने वाला, कोला बनाने वाली कंपनी है, ये फलां है, तो उसकी कोई एंटिटी होगी, कोई उसके पीछे ग्रुप होगा, कोई इंडिविजुअल, कोई सेठ होगा, मालिक होगा। तो इंटरनेट के पीछे इस तरह की कोई चीज़ नहीं कि इसके पीछे एलन मस्क है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इसके पीछे जेफ बेजोस है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है दुनिया में, और बेसिकली इंटरनेट कभी भी इन्वेंट ही नहीं हुआ, इंटरनेट पहले से था।
तो इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कम्युनिकेशन ऑलरेडी ट्रैवल कर रही थी। जब इंटरनेट 1969 में इसके ऊपर काम शुरू हुआ और 1990 में 1990 में ये कमर्शियली इसको लॉन्च किया गया लोगों के लिए। तो जब इंटरनेट के ऊपर काम शुरू हुआ तो वो काम जो ऑलरेडी अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी की बेस के ऊपर फर्दर रिसर्च शुरू हुई। तो उस रिसर्च की बेस के ऊपर फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी जो है वो डेवलप किए गए, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाए। तो अब उस आईपी होता है कि हर कंप्यूटर की एक आइडेंटिफिकेशन होती है, एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होगा। दुनिया में जितने कंप्यूटर होंगे उसका एक आईपी नंबर होगा और ये यूनिक नंबर होता है। कोई भी दो कंप्यूटर एक आईपी एड्रेस के ऊपर नहीं होते। तो इसीलिए मशीन, जब हम कहते हैं कि मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो हर मशीन की एक सेपरेट आइडेंटिटी है, हर मशीन का एक नंबर है, हर मशीन एक इंडिविजुअली एक यूनिट है। तो जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो दो डिफरेंट लोग जैसे कम्युनिकेट करते हैं, मैं आपसे कर रहा हूँ, आप मुझसे कर रहे हैं, तो हम दो लोग हैं। तो ऐसे दो मशीनें सेपरेट नंबर की या सेपरेट उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी और वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, जिसको IoT कहा जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं जो आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था 1969 में, ये वो दौर था जब अमेरिका चांद के ऊपर गया। तो उस वक्त इंटरनेट के ऊपर रिसर्च शुरू हुई कि हाँ, इसको किस तरह से जनरल पब्लिक के लिए एक किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो कि लोगों को सहूलत दे। और 1990 में जाके ये लोगों के लिए इसको पब्लिक कर दिया गया। अब वो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था वो था टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इससे पहले टेलीफोन तो अवेलेबल था। टेलीफोन में डाटा ट्रैवल कर रहा था, आपका जो साउंड है, आवाज़ है, वो टेलीफोन के थ्रू ट्रैवल कर रही थी। अब मसला सिर्फ ये था कि जो टेलीफोन का इंफ्रास्ट्रक्चर आवाज़ को लेकर ट्रैवल कर रहा है उसमें डाटा को भी ट्रैवल करवाया जाए। तो उसी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया गया, उसमें चेंजेस की गई, जो न्यू इन्वेंशन होगी इंस्ट्रूमेंटल लेवल की, हार्डवेयर लेवल की, वो करके उसी को इंटरनेट के लिए यूज़ किया गया। और इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन की जो एडवांस शक्ल है उसकी सूरत में फिर इंट्रोड्यूस हुआ और इस तरह से इंटरनेट वजूद में आ गया। तो इसके लिए किसी एक बंदे ने स्पेसिफिकली कुछ इन्वेंशन नहीं की कि उसने इंटरनेट को बना दिया और वो दुनिया में इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये टेलीकम्युनिकेशन की एडवांस शेप थी, उसी में से जहाँ पर साउंड ट्रैवल कर रहा था वहाँ पे डाटा भी ट्रैवल करना शुरू हो गया। तो अगर आप देखें जो पुराने लोग हैं तो स्टार्ट में जो इंटरनेट था वो सिर्फ डाटा को ट्रैवल करता था, यानी कुछ जैसे ईमेल में आपने कुछ लिखा और ट्रैवल होगी, जैसे कोई डॉक्यूमेंट स्कैन किया तो वो आपने फॉरवर्ड कर दिया, इस तरह की। फिर आस्ता आस्ता और एडवांसमेंट आती गई, पिक्चर को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, फिर मूवीज़ हो गई, फिर यूट्यूब, फेसबुक, फिर जो भी एडवांसमेंट हुई वो अब करंट टाइम में जो चल रही है ये सारी है। और ये सारे का सारा 1990 से ऑनवर्ड, यानी पिछले 30-32 साल के अंदर हुआ। अब जब इंटरनेट आ गया तो ये डाटा को तो ट्रैवल कर रहा था, लेकिन ये दो मशीनों को कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। तो 1990 से जब इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ 2008 तक कोई भी चीज़ स्मार्ट नहीं थी, यानी इंडिविजुअली इंटरनेट से तो लोग बेनिफिट ले रहे थे कि आप अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वेब शुरू हो गई कि जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक तेज़ तरीन ज़रिया दरियाफ्त कर लिया, किस तरह से वेबसाइट बना के लोगों को उन्हीं की जगहों पे जब वो चाहे इंफॉर्मेशन लेना उस वेबसाइट को खोल लें और देख लें। तो ये सारा कुछ 1990 से लेकर 2008 तक चलता गया, ये इंटरनेट का टाइम था। इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 भी कहते हैं कि ये
इंडस्ट्री का थर्ड रेवोल्यूशन था, जब इंडस्ट्री को इंटरनेट से कनेक्ट किया गया। लेकिन इस कनेक्शन का जो बेनिफिट था वो उस तरह से नहीं लिया जा रहा था जिस तरह से अब लिया जा रहा है। तो अब जो लिया जा रहा है वो फिर 2008 से ऑनवर्ड शुरू हुआ, यानी कि 2, 4, 10, 14 साल हो गए। और वो क्या है कि हर चीज़ स्मार्ट होना शुरू हो गई। 2008 में फर्स्ट स्मार्टफोन आया, 2008 में फर्स्ट स्मार्ट टीवी आया, और फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट, चीज़ें, इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, ये सारे ऑटोमेशन के ऊपर यानी कि स्मार्ट होने शुरू हो गए। अब स्मार्ट क्या है? स्मार्ट है कि दो चीज़ें आपस में खुद ब खुद कम्युनिकेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास नोबल का एक स्मार्ट टीवी है और मेरे पास कौन सा ये हुआवे का मोबाइल है। अब मैं अपने मोबाइल से अपने टीवी को ऑपरेट कर लेता हूँ, मैं अपने मोबाइल से अपने एसी को ऑपरेट कर लेता हूँ, मैं अपने मोबाइल से अपने घर के लॉक को ऑपरेट कर लेता हूँ, मैं अपने मोबाइल से अपने घर की लाइट्स को ऑपरेट कर लेता हूँ। और सिंपल सी एग्जांपल जो सबको समझ आएगी वो टीवी है कि आप अपने यूट्यूब को मोबाइल पे खोलें और उसको अपने टीवी से जो भी आपके मोबाइल पे होगा यूट्यूब में आ रहा है तो आप उसको टीवी पे डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन उस वक्त जब दोनों चीज़ें स्मार्ट हों, अगर आपका टीवी भी स्मार्ट है और मोबाइल भी स्मार्ट है तो फिर आपका टीवी और मोबाइल दोनों लिंक हो जाएंगे। तो जो भी स्मार्ट चीज़ होगी वो आपस में लिंक हो जाएगी। अगर एक बस एक साइड से जा रही है, दूसरी बस दूसरी साइड से आ रही है और दोनों बसों में स्मार्ट सिस्टम अवेलेबल है, तो दोनों बसें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं कि मैं किस स्पीड से जा रही हूँ, कितना टेम्परेचर है अंदर, कितना बाहर है, ड्राइविंग हैबिट्स क्या हैं ड्राइवर की, या जो भी इंफॉर्मेशन आप उसमें देखना चाहें, तो वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। दो मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दो इंस्ट्रूमेंट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट का टाइम था कि हर चीज़ जो है वो स्मार्ट होना शुरू हो गई। तो ये फोर्थ रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन फोर्थ। तो जब भी कह रहा हूँ कि जब भी रेवोल्यूशन इंडस्ट्री में आएगा तो वो सप्लाई चेन को भी इम्पेक्ट करेगा, बाकी चीज़ों को भी करता है। जो भी आप 24 आवर में डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर असर होता है एडवांसमेंट का। लेकिन हम चूँकि प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन को डिस्कस कर रहे हैं तो सप्लाई चेन के ऊपर भी फोर्थ रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्री में फोर्थ रेवोल्यूशन आया तो उसका असर हुआ। अब वो असर जो है, और होना भी चाहिए, जब भी कुछ एडवांसमेंट होती है तो अगर आप उसका बेनिफिट नहीं लेंगे तो इसका मतलब कि फिर आपने वो बेनिफिट वेस्ट कर दिया। बेनिफिट आप ले सकते थे लेकिन आपने नहीं लिया। तो जब स्मार्ट चीज़ें आना शुरू होगी मार्केट में, जो टेक्नोलॉजी स्मार्ट इंट्रोड्यूस हो गई, तो फिर जितने भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स थे जो मशीनें बना रहे थे, जो कोई इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट बना रहे थे, उन सब ने उनको स्मार्ट कन्वर्जन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो अब ये जो स्मार्ट है, जैसे कल भी बताया था कि आप अगर एक वेयर हाउस में हैं तो आपको सीट से उठने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं बैठे बैठे अपने स्टोर को विज़िट कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी का एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब सारा डाटा जो है वो आपको वहीं बैठे बैठे मिल सकता है। उसके लिए स्कैनर यूज़ हो सकते हैं, उसके लिए वो सेंसर यूज़ होते हैं। तो इस तरह से आप, अगर आपकी कोई शिपमेंट ट्रैवल कर रही है जो आइस्ड है, जो कि रेफ्रिजरेटेड है, तो आप उसको, अगर वो 24 आवर भी ट्रैवल करती है तो आप उसको एक एक मिनट के टेम्परेचर को अपने ऑफिस में या घर में बैठे मॉनिटर कर सकते हैं कि किस जगह पे गाड़ी खड़ी हुई है, किस जगह चल रही है, क्या स्पीड है, इसका इनर टेम्परेचर क्या है, प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बेस पे हैं। तो अब ये सारे बेनिफिट लेने के लिए आपको अपनी सप्लाई चेन को एडवांस करना पड़ेगा, यानी वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो स्मार्ट गैजेट्स की वजह से सप्लाई चेन में इम्प्लीमेंट करते हुए सप्लाई चेन के बेनिफिट को बढ़ा सकती हैं। और सप्लाई चेन का बेनिफिट क्या है वो मैंने पहले आपको बताया कि 3 बेसिक चीज़ें हैं। जो भी स्टूडेंट सप्लाई चेन के हैं उनको मतलब रट्टा लगा लेना चाहिए कि सप्लाई चेन का जो 3 पर्पस हैं वो है
कि कॉस्ट को कम से कम करना ताकि मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट बढ़े, और टाइम को कम से कम करना ताकि प्रोसेस कम टाइम में होकर ज़्यादा प्रोडक्शन आए, और जो प्रोडक्ट बन रही है और कस्टमर तक पहुंच रही है वो बेस्ट क्वालिटी की हो ताकि कस्टमर रिपीट ऑर्डर उसका करे। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी बेनिफिट्स मैन्युफैक्चरर नहीं ले रहा तो इसका मतलब कि उसकी सप्लाई चेन वीक है। फिर वो उसमें कुछ और एक्सपर्ट डालेगा, ज़्यादा क्वालिफाइड लोग डालेगा, ज़्यादा स्मार्ट चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करेगा। जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ सप्लाई चेन में रुकावट आएगी, तो वो देखेगा कि इसको मॉनिटर करने के लिए मुझे क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो वहाँ पे फिर जो फोर्थ रेवोल्यूशन की जो IoT बेस्ड चीज़ें हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चीज़ें हैं, उनको फिर लिंक अप किया जाएगा ताकि हमें जो डाटा चाहिए अपनी सप्लाई चेन को मॉनिटर करने के लिए वो हम इसके थ्रू कलेक्ट कर सकें। अच्छा, अब बात स्टार्ट हुई थी कि इंटरनेट जो है वो इंटरनेट इन्वेंट नहीं हुआ था। इंटरनेट जो है वो जो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी को मॉडिफाई किया गया, उसी में नई चीज़ें डाल के उसको इंटरनेट बना दिया गया। अब इसका कोई मालिक है इंटरनेट का? तो कोई मालिक नहीं है दुनिया में, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है कि जी ये इसकी मिल्कियत है। बेसिकली इंटरनेट छोटे छोटे चंक्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जिसके पास, जैसे फेसबुक है, फेसबुक के अपने सर्वर लगे हुए हैं, जितना भी फेसबुक का डाटा होगा वो उसके अंदर सेव है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डाटा अवेलेबल है, जो सर्वर अवेलेबल हैं किसी के पास, वो गूगल है। तो ऐसे ही लिंक्डइन है, ऐसे ही कोई XYZ कंपनी हो सकती है, नेस्ले हो सकता है, कोक, पेप्सी हो सकता है, जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो या जो इंटरनेट को डील करती हैं कंपनी, हर कंपनी का अपना डाटा सेंटर होगा जिसके अंदर कुछ डाटा पड़ा होगा। तो अब फर्ज कर लें कि एक मेरा डाटा सेंटर है, मैंने कुछ सर्वर रखे हुए हैं इस रूम में और मैं उसमें जो डाटा है वो डालता जा रहा हूँ और डाटा बढ़ता जा रहा है। जैसे गूगल आपके सामने है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे बढ़ता अब दुनिया का सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन सेंटर बन चुका है। तो अब वो जो मेरे पास डाटा सेंटर है जहाँ पे मैंने डाटा डाला हुआ, इसको मैं लिंक कर दूँगा एक और कंपनी के डाटा सेंटर से, वो आगे एक और से कर देगा। ऐसे पूरा जिन लोगों के पास डाटा सेंटर पड़े हैं, जिनके सर्वर हैं, वो सारे सर्वर इंटरनेट के थ्रू लिंक हो जाएंगे, वाईफाई के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू के सब लिंक है और सब का डाटा सब लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ब्राउज़र हैं जो गूगल का डाटा ही आगे शो करते हैं। क्योंकि गूगल के पास ज़्यादा डाटा है तो वो दूसरे जो ब्राउज़र हैं वो उनसे लिंक कर लेते हैं कि जी जो भी हमारा ब्राउज़र खोलेगा उसमें आप ही का डाटा है। तो ऐसे हर बंदों को जितना भी डाटा लिंक है वो सब के लिए अवेलेबल है। तो अब इंटरनेट क्या बंद हो सकता है? तो नहीं हो सकता। कुछ पोर्शन बंद हो सकता है कि जैसे फेसबुक के सर्वर अगर डाउन हो जाएं तो सिर्फ फेसबुक के सर्वर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो बंद होगी, बाकी डाटा अवेलेबल रहेगा। ऐसे गूगल का डाटा अगर बंद हो जाए तो सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन बंद होगी जो गूगल के पास है, बाकी डाटा सेंटर में जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके लिए अवेलेबल होगी। तो इसलिए इस तरह का कोई चांस नहीं है कि इंटरनेट पूरे का पूरा किसी वक्त बंद हो जाए। इंटरनेट कभी बंद नहीं हो सकता। हाँ, कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें बंद हो सकती हैं। तो इस तरह से ना तो इंटरनेट का कोई मालिक है, ना इंटरनेट बंद हो सकता है और ना ही इंटरनेट इन्वेंट हुआ था। ये इंटरनेट की स्टोरी है। और जो इंटरनेट की वजह से थर्ड रेवोल्यूशन और फोर्थ रेवोल्यूशन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे कि सप्लाई चेन 4.0 के अंदर इंटरनेट की बेस पे जो चीज़ें ऐड हो रही हैं वो कौन सी हैं। जैसे IoT है, 3D है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और भी हैं। तो ये सारी मैं लिस्ट डाउन करके इनके ऊपर फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।